बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जिसके अंदर हम फिर से के मैप यानी करनौज मैप को जो है वो सॉल्व करेंगे। और इसके अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने करनौज मैप सॉल्व किया था, लेकिन उसमें हमें जो सर ने टर्म गिवन की थी, मतलब जो एक्सप्रेशन गिवन किया था वो था मिन टर्म, जिसको हम SOP फॉर्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सर कह रहे हैं कि अब आपने के मैप को सॉल्व करना है और आपको जो एक्सप्रेशन दी जा रही है वो कौन सी है, POS एक्सप्रेशन है, यानी ये आपकी प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसको हम मैक्स टर्म भी कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि मैक्स टर्म, जैसे ये देखें, ये दिस इज द मैक्स टर्म, और इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के अंदर क्या हो रहा है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है और ये चौथी टर्म है। हर टर्म के जो लिटरल्स हैं वो आपस में प्लस हो रहे हैं और हर टर्म जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो दिस इज अ POS या मैक्स टर्म। और आपको ये भी मैंने बताया हुआ है कि जो मैक्स टर्म होती है, इसके अंदर अगर आपका वेरिएबल लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है। और अगर आपका कोई कंप्लीमेंट हो वेरिएबल का तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये भी बात आपने याद रखी हुई है। अब चले हम जो है क्या करने जा रहे हैं, एक बनाने जा रहे हैं जनाब, अपना के मैप ड्रा करने जा रहे हैं। तो के मैप ड्रा करने के लिए यही एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन सर ने गिवन की हुई है, इसी एक्सप्रेशन को हम जो है क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट। ओके, तो मैं इसी, चलो यहाँ भी लिखने देता हूँ, बस यहाँ पे मैं के मैप बना लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है हम के मैप कैसे बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारी जो एक्सप्रेशन गिवन है उस एक्सप्रेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, जो मेन वेरिएबल है। तो यहाँ पे A, B और C 3 वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, हम एक के मैप बनाएंगे। और आपको के मैप बनाना सारा आता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताया था। आज मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊंगा, ज़रा फास्टली कवर करूंगा, क्योंकि आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी उन सब का आपको समझ आ गई है कि के मैप बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले 3 वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको पता है एक डिवाइडर लगाते हैं। अब इस डिवाइडर के नीचे जो है वो हम क्या करते हैं, आपको पता 3 वेरिएबल हैं तो 2 नीचे लिख लो या एक ऊपर लिख लो, या आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि एक नीचे वेरिएबल लिख लो, 2 ऊपर लिख लो। तो मैं एक नीचे लिख लेता हूँ, 2 ऊपर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल थे ABC, तो मैंने A को जो है वो डिवाइडर के नीचे लिख लिया और BC को डिवाइडर के ऊपर लिख लेता हूँ, कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, एक बड़ा सा बॉक्स बनाऊँगा कुछ इस तरह से, जिसमें मैंने अपने सेल्स बनाने हैं। ठीक है, अब कितने सेल्स बनाने हैं वो आपको पता है, 3 वेरिएबल हैं तो 2 की पावर अगर हम 3 लें तो हमारे पास जवाब आता है 8। तो इसका मतलब 8 बॉक्स टोटल बनेंगे। ठीक है, अब उन वो जो 8 बॉक्सेस बने हैं उनमें कितनी रोज होंगी और कितने कॉलम होंगे, तो ये भी आपको पता है कि जो डिवाइडर के नीचे वाला वेरिएबल होता है ये आपकी नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करे। तो डिवाइडर के नीचे एक वेरिएबल है तो 2 की पावर 1 लें तो जवाब आता है 2, यानी 2 रोज बनेंगी। तो हमने क्या किया, फटाफट से 2 रोज बना ली। तो कुछ इस तरह से हम जो है फटाफट से दो इस बॉक्स को 2 रोज में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से कर लिया, रोज 2 बन गई। अब आपको ये भी पता है कि कॉलम कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, हम डिवाइडर के ऊपर देखते हैं कितने वेरिएबल। तो डिवाइडर के ऊपर 2 वेरिएबल है तो हम 2 की पावर अगर 2 लें तो जवाब आता है 4, तो यानी 4 कॉलम बनेंगे। तो हमने क्या किया, फटाफट से 4 कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा बन गया जनाब पहला कॉलम। ठीक है, और इस कॉलम को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, लार्ज कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम बना लेते हैं यहाँ पे दूसरा कॉलम। ठीक है, और उसके बाद हम बना लेते हैं यहाँ पे अपना तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, यानी 4 कॉलम बन गए। ठीक है, अब इनके अंदर हम क्या करेंगे, इनकी पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं वो पुट करेंगे। अब यहाँ पे डिवाइडर के नीचे पहले देखें एक वेरिएबल है तो एक वेरिएबल की कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, यानी एक दफ़ा उसकी वैल्यू 0 होती है और एक दफ़ा उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल की वैल्यू जो पॉसिबल कम्बिनेशन होते हैं वो 4 होते हैं। और ये आपको पता है ग्रे रूल को हम फॉलो करेंगे, पहले 0 0 लगाते हैं, फिर उसके बाद करते हैं 0 1 लगाएंगे। ये सारा मैंने आपको कल स्टेप बाय स्टेप बता दिया था, अब दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। लेक्चर नंबर, अगर आपको फिर भी और अच्छे समझना तो लेक्चर नंबर 10 दोबारा देखें। तो 0 1, उसके बाद यहाँ पे आपको पता है 1 1 आता है और यहाँ पे 1 0 आता है। उसके बाद हम इनके डेसिमल इक्विवेलेंट लगा लेंगे। डेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ पे पहला तरीका है कि हम पहले इनकी बाइनरी फिल करें और उसके बाद डेसिमल इक्विवेलेंट लगाएं, लेकिन मैं डायरेक्ट ही जो है वो डेसिमल इक्विवेलेंट लगा लेता हूँ। चलो बाइनरी लगा लेता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं। तो बाइनरी कैसे करते हैं आपको पता ना, किसी भी सेल की बाइनरी कैसे करते हैं, पहले उसकी रो का जो बिट्स होती हैं वो लिखते हैं और फिर उसके कॉलम की बिट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे इस पूरी रो के अंदर जो रो की बिट है वो 0 है, तो यहाँ पे भी आप 0 लगाओगे, यहाँ पे भी 0 लगाओगे, यहाँ पे भी 0 लगाओगे और यहाँ पे भी आप 0 लगाओगे। उसके बाद यहाँ पे इस पूरी रो के अंदर ये जो रो की वैल्यू है 1 है, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी आप 1 लगा लोगे।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो ज़रा, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे ऊपर कितने अब कॉलम की वैल्यू पुट करो इन सब सेल में, तो कॉलम की वैल्यू ऊपर क्या 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और 0, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0 1 है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, ऊपर कॉलम की वैल्यू 0 1, तो यहाँ पे आप 0 1 लगाओगे, तो यहाँ पे 0 1, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू ऊपर क्या 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 0, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू 0 1, तो 0 1 आ जाएगा, तो 0 1 आ गया, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू ऊपर 1 1, तो यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे भी 1 1, यहाँ पे ऊपर कॉलम की वैल्यू है 1 0, तो यहाँ पे 1 0 और नीचे भी 1 और 0। अब इनके डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। ये बेसिकली 0 की बाइनरी है, ये हमारी 1 की बाइनरी है, ये हमारी 3 की बाइनरी होती है, ये हमारी 2 की बाइनरी होती है, ये हमारी 4 की बाइनरी होती है, ये हमारी 5 की बाइनरी है, ये हमारी 7 की बाइनरी है, ठीक है, और उसके बाद ये 6 की बाइनरी है। क्लियर, डेसिमल इक्विवेलेंट लगा लिए। अब क्या करेंगे, अब हमें जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसको देखेंगे क्या है। तो ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है और ये एक मैक्स टर्म है, और मैक्स टर्म के अंदर आपको पता है हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका बाइनरी, आपको पता है हम इनकी बाइनरी फाइंड करते हैं। ये जो टर्म है इनकी बाइनरी कैसे निकालेंगे, अब देखिए जहाँ पे वेरिएबल होगा वहाँ पे 0 लगाएंगे, क्योंकि ये मैक्स टर्म है, और मैक्स टर्म के अंदर जहाँ पे वेरिएबल होगा वहाँ पे 0, जहाँ पे कंप्लीमेंट होगा वहाँ पे 1 लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये वेरिएबल है यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये कंप्लीमेंट है 1 लगाएंगे, ये वेरिएबल है 0 लगाएंगे, कंप्लीमेंट है 1 लगाएंगे, ये वेरिएबल है यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये कंप्लीमेंट है यहाँ पे 1 लगाएंगे, ये वेरिएबल है यहाँ, ये कंप्लीमेंट हाँ 1, तो ये वेरिएबल है यहाँ पे 0 लगाएंगे, कंप्लीमेंट है 1 लगाएंगे, कंप्लीमेंट है 1 लगाएंगे, कंप्लीमेंट है 1 लगाएंगे, फिर कंप्लीमेंट है तो 1 लगाएंगे। अब ये जो टर्म, हर टर्म की जो आपने बाइनरी फाइंड की है, इनका बाइनरी चेक करें क्या है, ये किसके बराबर है। तो ये देखें, ये इस टर्म की बाइनरी आई है 0 0 1, तो ये बेसिकली 1 की बाइनरी है। तो मतलब जो आपका जो है ना, ये टर्म की जो भी बाइनरी आपने फाइंड की, इस बाइनरी का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है 1। तो यानी अब आपने क्या करना है, अपने उस 1 वाले सेल में जाओ, ये देखो यहाँ पे ये वो वैसा सेल है जिसकी डेसिमल इक्विवेलेंट 1 है, तो इस सेल में आओ और यहाँ पे क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो। मैं 0 क्यों पुट कर रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि हमने प्रीवियस लेक्चर 10 के अंदर के में आपके अंदर 1 पुट किया था जनाब, वो मिन टर्म थी, वो एसओपी फॉर्म थी, यानी मिन टर्म थी, और आपको पता है मिन टर्म का जो रिजल्ट होता है वहाँ पे 0 पुट 1 पुट करते हैं। और ये हमारे पास कौन सी ये फॉर्म है, ये हमारे पास पीयूएस फॉर्म है, और इसको हम मैक्स टर्म कहते हैं। और मैक्स टर्म का आपको मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि जो मैक्स टर्म होती है इसके रिजल्ट की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो इसलिए अब हम यहाँ पे 0 0 लगाएंगे जहाँ जहाँ ये बाइनरी में गिवन है। उसके बाद देखें इस टर्म की बाइनरी क्या 0 10, ये 0 10 जो है 2 की बाइनरी है, तो बेसिकली 2 वाले सेल में जाएंगे और यहाँ पे जाके 0 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट ये 101, यानी ये 5 की बाइनरी है, तो यहाँ पे 5 वाले कॉलम में आएंगे, यहाँ पे आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जनाब हमारे पास ये 7 की बाइनरी है, तो 7 वाले कॉलम में आएंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब जो बाकी रिमेनिंग बचे हैं, जैसे आपने प्रीवियस सेक्शन में देखा था, जो जहाँ पे हमने 1 1 लगाया था, बाकी जो रिमेनिंग बचे थे वहाँ पे 0 लगाते थे, लेकिन ये यहाँ पे उल्टा होगा। यहाँ पे चूंकि मैक्स टर्म थी, यहाँ पे हमने अपने तमाम बॉक्सेस में 0 0 फिल कर दिया, जहाँ जो सी हमें टर्म गिवन थी उसके अकॉर्डिंग। बाकी जो रिमेनिंग बॉक्स बचते हैं वहाँ पे आप अब 1 1 पुट करोगे, क्योंकि 0 आप ऑलरेडी लगा चुके हो मैक्स टर्म के लिए। अब बाकी जो बॉक्सेस बचे हैं वहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे 1 1 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। अब चूंकि ये एक मैक्स टर्म थी, इसलिए अब आपने ग्रुपिंग 1 वाले सेल्स की नहीं करनी। 1 वाले सेल्स की ग्रुपिंग तब करते हैं जब आपको जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दी गई हो वो अगर मिन टर्म हो, वो अगर एसओपी फॉर्म हो। लेकिन यहाँ पे हमें ये मैक्स टर्म दी गई है, यानी ये पीयूएस फॉर्म है। तो पीयूएस फॉर्म के अंदर हम जो ग्रुप में के में आपके अंदर ग्रुपिंग करते हैं वो उन सेल्स की करते हैं जिन सेल्स के अंदर 0 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 0 किस किस सेल के अंदर है, एक इस सेल में है, एक इस सेल में है और एक इस सेल में है। तो हमारे पास टोटल टर्म कितनी थी, वैसे 4 टर्म थी। 0 कहाँ लगा हुआ है, 1 2 3 और एक, हाँ सॉरी ये भी है, ओके 4 टर्म पूरी होगी। देखो एक यहाँ 0 है, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। अब ग्रुपिंग आपको रूल पता है, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप वो बनता है जो 2 की पावर होना चाहिए, और डायगोनल का कोई ग्रुप नहीं बनता। ग्रुप सिर्फ और सिर्फ कंसेक्टिव सेल्स का बनता है, मतलब जो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होते हैं, ग्रुप सिर्फ उनका बनता है। उसके बाद आपने ये भी देखा था कि हमेशा ग्रुप वो बनता है जिसमें कम से कम एक जो है वो नया एलिमेंट हो, मतलब एक नया सेल हो जो किसी और का ग्रुप ना हो, ग्रुप मेंबर ना हो, ठीक है, ये भी आपने देखा था। तो वो सारे रूल अब यहाँ पे आप इंप्लीमेंट करोगे। सिर्फ फर्क इतना आएगा कि वहाँ पे आप 1 वाले सेल के ग्रुप बना रहे थे, यहाँ पे आप 0 वाले सेल के ग्रुप बनाओगे। अब देखो दोस्तों गौर करो जरा, ये सेल और ये सेल एक दूसरे के कलेक्टिव है, मतलब एक दूसरे के एडजेसेंट है, और ये सेल और ये सेल आपस में कंसेक्टिव है, मतलब एक दूसरे के मतलब एडजेसेंट है। तो मुझे बताया कि आज इन 3 का ग्रुप बन जाएगा, नहीं आपको पता 3 जो है वो 2 की पावर बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे 2 का ग्रुप बन सकता है, तो हम क्या करेंगे इन 2 का ग्रुप बना देंगे। ये 2 का ग्रुप बन जाएगा, मतलब ये 2 मिल के ग्रुप बनाएंगे आपस में। और उसके बाद ये देखें ये दोनों आपस में कंसेक्टिव हैं, तो इन दोनों का मिलकर ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप हमने इतने बना लिए, एक
सेल नंबर 1 और सेल नंबर 5 का एक ग्रुप बन गया, और सेल नंबर 5 और सेल नंबर 7 का एक ग्रुप बन गया। अब बाकी बच गया ये वाला सेल नया जो बाकी बच गया, जिसका अभी कोई ग्रुप नहीं बनाया। तो अब इसको देखेंगे क्या इसका कोई ऐसा सेल है जो इसके साथ एडजेसेंट भी हो और जिसके अंदर 0 भी फिल हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखें, इसका एडजेसेंट या तो ये 6 वाला सेल है या ये 3 वाला सेल है, दोनों में 0 नहीं है। उसके बाद इसका एडजेसेंट या ये वाला सेल भी है, ये जो कॉर्नर वाला सेल है 0 वाला, तो ये इसके अंदर भी 0 नहीं है, इसके अंदर भी वैल्यू 1 है। लिहाजा इस आपको पता है एक सिंगल सेल का भी हम ग्रुप बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर इस सिंगल सेल का ग्रुप बना लेंगे। ठीक हो गया। तो अब चलते हैं, ये ग्रुपिंग हमने कर ली। अभी इन ग्रुपिंग की हम लिखाएंगे इक्वेशन, सॉरी एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो पहले हम ये जो पहला ग्रुप बनाया था ये वाला सेल नंबर 1 और सेल नंबर 5 का, इसका बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने जनाब जो पहला ग्रुप बनाया है वो कौन से सेल को मिला के बनाया है, वो हमने सेल नंबर 1, सेल नंबर, ओ ये पेंसिल पकड़ लो, कहाँ गई पेंसिल, ये देखो सेल नंबर 1 और सेल नंबर 5 को मिलाकर हमने एक ग्रुप बनाया। तो इन दोनों सेल में आपने कॉमन वैल्यू देखनी है। तो मुझे बताएं, इन दोनों सेल के अंदर ए की वैल्यू कॉमन है? नहीं। यहाँ पे देखें इस रो के अंदर, अगर रो में देखें तो ए की वैल्यू 0 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, तो डिफरेंट है, इसको नहीं लिखेंगे। सॉरी, ये क्या हो गया, ओके सॉरी लाइन लग गई है गलती से। अच्छा, उसके बाद अगर हम कॉलम के लिहाज देखें तो कॉलम के अंदर देखें 0 1 जो है इस सेल के लिए भी कॉमन है और इस सेल के लिए भी कॉमन है। तो इसका मतलब है 0 किसके लिए है, ये बेसिकली बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले बिट, और दूसरी बिट सी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो बी इन दोनों सेल में कॉमन है, लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पे क्या 0, तो हम यहाँ पे बी बार लगाएंगे, बी बार आएगा। उसके बाद सी की वैल्यू कॉमन है दोनों में, तो सी की वैल्यू क्या 1, तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं गलत कर गया हूँ, एक चीज़ गलत कर गया हूँ, गलत क्या कर गया हूँ, देखो यहाँ पे गलती मैं ये कर गया हूँ, आपको पता है अगर 0 हो तो उसका मतलब है उसका मतलब होता है मतलब विदाउट कम्प्लीमेंट। ठीक है, आपको पता है ये मैक्स टर्म है, और मैक्स टर्म के अंदर क्या होता है, अगर वैल्यू 0 हो तो उसका मतलब है वो एक वेरिएबल है, और अगर वैल्यू 1 हो तो उसका मतलब वो कम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे मैं गलती ये कर गया हूँ, यहाँ पे छोटी सी गलती ये करके गया हूँ कि बी के ऊपर बार नहीं था ना, क्योंकि बी की वैल्यू थी 0, और मैक्स टर्म के अंदर अगर वैल्यू वेरिएबल की 0 हो तो उसके ऊपर बार नहीं आता, उसके ऊपर बार नहीं आता। लेकिन जिसकी वैल्यू 1 हो उसके ऊपर बार आता है। तो यहाँ पे देखें इसके ऊपर बी सी के ऊपर बार आ जाएगा। ऐसे ही देखो जो दूसरा आपने ग्रुप बनाया वो सेल 5 और 7 को मिलाकर बनाया। तो इन दोनों सेल में कॉमन क्या, इन दोनों सेल में सबसे पहले ए कॉमन है। देखो ए इन दोनों सेल में कॉमन है, 5 में भी और 7 में भी। तो ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे पहले, और उसके बाद अगले ग्रुप का आंसर लिखने के लिए ए की वैल्यू कॉमन है दोनों सेल में, तो ए की वैल्यू क्या है 1, तो यानी ए के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू 1 है, 1 हो तो बार आएगा मैक्स टर्म की फॉर्म के अंदर। अच्छा, उसके बाद देखिए इन दोनों सेल में और ये कॉमन है, बी की वैल्यू कॉमन है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 1 है, दोनों डिफरेंट है वैल्यू, बी की लिए ये कॉमन नहीं है। सी की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, सी की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, दोनों सेल के अंदर सी की वैल्यू 1 1 है। लिहाजा हम सी को यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन सी के ऊपर बार आएगा। क्यों बार आएगा, क्योंकि सी की वैल्यू 1 है, तो 1 हो तो बार आता है। अच्छा, उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब तीसरा ग्रुप हमने ये बनाया था जो कि अकेले ग्रुप है, और उसके अंदर तीनों वेरिएबल कॉमन है। देखो एक ही सेल हो तो उसमें जारी बता तीनों वेरिएबल एक जैसे हैं, तो ज़्यादा ए यहाँ पे इस सेल के अंदर बाइनरी क्या है 0 1 0, यानी ए बी और सी लिख लिया। अब पहला जो बिट है वो 0 है, जो कि ए को रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर वैल्यू 0 हो तो उसके ऊपर बार नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 1 है, जो कि बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी के ऊपर बार आएगा। उसके बाद नेक्स्ट तीसरी बिट 0 है, तो जो कि सी को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके ऊपर बार नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू 0 है। चलिए, ये आपका दोस्तों फाइनल आंसर आ गया। अब देखते हैं कि ये हमारा आंसर सर के आंसर से मैच कर रहा है। तो देखिए जनाब, यहाँ पर चलते हैं और ये देखें, ये जनाब कुछ इस तरह सर ने के मैप पहले बनाया, अब सर नेक्स्ट इसकी ग्रुपिंग करेंगे। देखें ग्रुपिंग, ये देखें ग्रुपिंग सर ने कैसे की है, ये आप देख सकते हैं ग्रुपिंग सर ने किस तरह से की है। तो सबसे पहले सर ने ग्रुपिंग कैसे किया, सर ने यहाँ पे किसका ग्रुप बनाया, पहले इसका ग्रुप बनाया, जो कि क्या है यहाँ पे जनाब ये 0 किस सेल के अंदर 0, ये सॉरी एग्जांपल दे रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ सर का आंसर हमारे आंसर से मैच क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि दोस्तों ये एग्जांपल सर डिफरेंट दे रहे हैं। ऊपर वाले के साथ ग्रुपिंग नहीं की, ये देखो ऊपर वाले के साथ ग्रुपिंग नहीं की, सर ने सिर्फ के मैप ड्रा कर दिया, ग्रुपिंग नहीं की। अगर मैं यहाँ पे ग्रुपिंग करूँ तो ग्रुपिंग कैसे होगी, बोला ग्रुपिंग इस तरह से होगी, देखो ये और ये सर आपस में ग्रुप होंगे, सॉरी ओ हो गलती कर रहे हो भाई, गलती कर रहे हो, 1 वाले का ग्रुपिंग नहीं करनी, 0 की मैक्स टर्म में 0 वाले की ग्रुपिंग करनी है, क्या कर रहे हो, बताते भी नहीं हो, बता दो दिया करो। अच्छा, ये देखो इन 2 सेल की ग्रुपिंग होगी, उसके बाद इन 2 सेल की ग्रुपिंग होगी, ठीक है, उसके बाद इस सिंगल सेल की ग्रुपिंग होगी। ऐसे ही अगर इसके अंदर मैं ग्रुपिंग करूं तो कैसे होगी ग्रुपिंग, देखो इन 2 सेल की ग्रुपिंग होगी, ठीक है, उसके बाद इसके साथ कोई एडजेसेंट नहीं है तो इस अकेले की ग्रुपिंग होगी, और उसके बाद ये देखें ये सेल, ये कॉर्नर वाला ये सेल, और ये देखें ये कॉर्नर वाला, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, लिहाजा इसको और इसको मैं आपस में मिला दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ग्रुपिंग हमने कर ली। बाकी नेक्स्ट ऐसे एग्जाम्पल है, बाकी एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करेंगे, ये एग्जाम्पल सारे मिलकर सॉल्व की हुई हैं, तो इनको आप खुद ट्राई करेंगे।
समझ आ गई बात की। तो ये सारी एग्जांपल आपने खुद ट्राई करनी है, क्योंकि मैंने आपको मेन चीज़ समझा दी है, के मैप बनाना सिखा दिया, ग्रुपिंग करना सिखा दिया। नेक्स्ट चलते हैं जी, अगला टॉपिक है जी कन्वर्टिंग बिटवीन पीओएस एंड एसओपी यूजिंग के मैप। कहता है अगर हमें के मैप गिवन हो तो उस के मैप के अंदर अगर हमें एक्सप्रेशन जो है वो दी गई है पीओएस फॉर्म के अंदर, तो हम उस पीओएस फॉर्म से किस तरह से एसओपी फॉर्म बना सकते हैं। तो बड़ा दोस्तों इजी है, आपको मैंने अभी अभी सिखाया। ये देखें, मान लो ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन ये अब कौन सी एक्सप्रेशन है, मैक्स टर्म की है। अब इस टर्म के अकॉर्डिंग इस के मैप के अंदर जहाँ जहाँ जीरो है, जहाँ जहाँ मतलब ये टर्म की बाइनरी पुट हो रही होगी, वहाँ पे आप जीरो लगा दोगे, जैसे आपने यहाँ पे इस टर्म में किया। ठीक है, तो जो भी इस टर्म का बाइनरी इक्विवेलेंट बना होगा वहाँ पे आपने जीरो पुट कर दिया। जीरो बनाने के बाद जीरो वाले सेल की ग्रुपिंग कर दी। वो जो जीरो वाले सेल की ग्रुपिंग आप करते हो ना, वो बेसिकली आपकी कौन सी टर्म होती है, पीओएस फॉर्म होती है, मतलब मैक्स टर्म होती है। और उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग बची है, मतलब जहाँ जहाँ वन है, उन वन वाले की अगर आप ग्रुपिंग कर दो तो वो क्या बन जाएगी, आपकी एसओपी बन जाएगी। तो देखो, एक ही एक्सप्रेशन से हमने मिन टर्म भी सॉरी मैक्स टर्म भी निकाल लिया और मिन टर्म यानी एसओपी फॉर्म भी निकाल लिया। तो इस तरह दोस्तों आप अगर आपको एस पीओएस दी जाए तो आप सिंपली क्या करते हो, उसके जो ऑपोजिट वैल्यू सेल्स होते हैं उनकी ग्रुपिंग अगर करो तो वो आपके पास एसओपी आ जाती है। और अगर आपको एसओपी गिवन हो तो उससे आपने पीओएस निकालनी है, तो आप क्या करते हो, एसओपी वाले जो सेल्स हैं, मतलब जहाँ जहाँ वन है उनकी ग्रुपिंग करें तो वो एसओपी फॉर्म बन जाएगी। और जो बाकी रिमेनिंग बचते हैं सेल्स रिमेनिंग जिसमें जीरो जीरो होता है, वो अगर उनकी ग्रुपिंग करोगे तो वो आपके पास पीओएस फॉर्म बन जाएगी। तो इस तरह आप दोस्तों दोनों फॉर्म्स जो है एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों 5 वेरिएबल के मैप। ये 5 वेरिएबल के मैप क्या होता है, जिसमें आपके पास 5 वेरिएबल होंगे। अब ये 5 वेरिएबल के मैप कैसे बनाते हैं, वो बड़ा इजी है। बना के छोटा सा बना के दिखा देता हूँ फटाफट से आपको, यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। देखें 5 वेरिएबल है, कौन कौन से वेरिएबल है पहले लिख लो। यहाँ पे हमारे पास 5 वेरिएबल है, ए बी सी, सीख लो 5 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल आपको मैंने बनाना सिखाया, याद है लेक्चर नंबर 10 के अंदर मैंने आपको 4 वेरिएबल के मैप बनाना सिखा दिया था। अब 5 वाला एक दफ़ा बना के दिखा देता हूँ, पूरा नहीं करूँगा, ग्रुपिंग नहीं उसकी कराऊंगा, सिर्फ बना के दिखाऊंगा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, क्योंकि ग्रुपिंग करना आपको आ गई है। अच्छा, ए बी सी डी और ई 5 वेरिएबल हैं जी। कितने वेरिएबल हैं जी, 5, ए बी सी डी ई, हाँ यस 5 वेरिएबल हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, गौर से देखिएगा मैं कैसे ग्रुपिंग करूंगा। देखो 5 वेरिएबल हैं, तो पहले ये देखें 5 वेरिएबल के कितने सेल्स बनेंगे टोटल, तो 2 की पावर 5, क्योंकि 5 वेरिएबल है 2 की पावर 5 लिया, जवाब आया 32 यानी 32 सेल्स बनेंगे। कितने बनेंगे सेल्स, 32 सेल्स बनेंगे। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा जी, दूसरा कंसेप्ट ये है कि अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे एक ही 32 सेल का एक पूरा ब्लॉक बना लो, या आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आप 16 के 2 ब्लॉक बना लो, मतलब 16 का एक ब्लॉक 16 का दूसरा ब्लॉक, तो 16 + 16 32 पूरा हो गया। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है अपनी दोस्तों, अगर आप 32 का एक ही पूरा ब्लॉक बनाओगे ना तो उसमें आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, मतलब उसको मैनेज करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, जब भी आपने 5 वेरिएबल के मैप बनाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, 16 का एक ब्लॉक बना लेते हैं और 16 का दूसरा के मैप बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए मैंने पहले यहाँ लगाया एक डिवाइडर और उसके बाद यहाँ भी एक लगाया डिवाइडर। ठीक है, लगा लिया डिवाइडर। अब मैं इनके बड़े बड़े बॉक्स बनाऊंगा। तो ये पहला मेरा, ओहो ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने बना लिया जनाब, लेट्स से छोटा सा बना लेते हैं, फटाफट से छोटा सा बना लेते हैं, छोटा सा छोटा सा हमने ये पहला बॉक्स बनाया 16 ब्लॉक सेल्स के लिए। उसके बाद ये दूसरा बना लेते हैं 16 सेल के लिए मजीद। तो ये देखिए एक और मैंने बना लिया 16 सेल के लिए। तो इस तरह दोस्तों 5 वेरिएबल में के मैप के लिए इस तरह आप जो है डिवीजन करते हो, 16 का एक 16 का एक। अब 16 का मतलब क्या है कि मतलब पहले बॉक्स में कितनी रो होंगी, 4 रो और 4 कॉलम होंगे। क्या बोलना है, 4 रोज और 4 कॉलम हो तो उसका मतलब है 16 बॉक्स बन गए टोटल सेल्स बन गए। तो अब आप क्या करोगे फटाफट से, अब आप 4 रोज पहले बॉक्स में भी 4 रो बनाओगे। ये मैं 5 वेरिएबल के लिए कर रहा हूँ, और ये ऐसे ही करते हैं हर दफ़ा। जब भी आपको 5 वेरिएबल की मैं बना दे दिया जाएगा, आपने हमेशा यही ट्रिक लगानी है कि 2 बॉक्स बनाने हैं बड़े बड़े, पहले बॉक्स में भी 4 रोज 4 कॉलम, दूसरे बॉक्स में भी 4 रो 4 कॉलम, जिससे आपके बेसिकली 32 सेल्स पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब पहला कॉलम 4 कॉलम रो बन गई, ये मेरा दूसरा कॉलम, ठीक है, और उसके बाद ये मेरा तीसरा कॉलम, ठीक है जी, तीसरा और चौथा कॉलम बन गया। ऐसे यहाँ भी अब आप करोगे सेम लाइक ऐसे ही, कैसे भला, ऐसे ये पहली आपकी रो, ये आपकी अल्लाह भला करे ये आपकी दूसरी रो, और नेक्स्ट तीसरी चौथी रो बनाने के लिए यहाँ पे आप लगाओगे एक और डिवाइडर। तो इस तरह से आपकी तीसरी चौथी रो बन गई। अब आप लगाओगे कॉलम इनके। तो कॉलम बनाने के लिए सिंपली क्या करोगे, पहले आप पहला कॉलम ना, ओहो ये क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे देखें, ये देखें हमने बना लिया पहला कॉलम, ये बन गया हमारा पहला कॉलम। उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं दूसरा कॉलम। तो दूसरा कॉलम बनाने के लिए इस तरह से हम दूसरा कॉलम बना लिया, और उसके बाद फटाफट से हम तीसरा और चौथा कॉलम बना लेते हैं कुछ इस तरह से। चलें जी, हो गया जनाब।
ये देखें जी 16 सेल का ये बन गया, 16 सेल का ये बन गया। अब दोस्तों आपने क्या करना है, अब आपने दोस्तों ये करना है कि जो आपका पहला वेरिएबल है ना ए, इसको आपने पहले के मैप के अंदर क्या पुट कर देना, ए इक्वल टू 0, मतलब इस पहले पूरे ब्लॉक के लिए ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ये फिक्स है। उसके बाद ये जो दूसरा ब्लॉक है ना, इसके अंदर ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि आपको पता है पहले एक वेरिएबल के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक 0 और एक 1, और आपको पता है 0 पहले लगाते हैं 1 बाद में लगाते हैं। यही वजह कि हमने यहाँ पे इस पहले के मैप के लिए ए की वैल्यू 0 रखी है और दूसरे के लिए ए की वैल्यू 1 रखी है। चलें ए की बात खत्म होगी, अब बाकी बचते हैं बी सी डी और ई। अब आप क्या करोगे दोस्तों, बी और सी को डिवाइडर के नीचे लगा दो, बी और सी को डिवाइडर के नीचे, और डी और ई को डिवाइडर के ऊपर लगा दो, डी और ई को डिवाइडर के ऊपर लगा दो। ऐसी सेम है, आप सेम एज इट इज यहाँ पे भी करो, बी और सी डिवाइडर के नीचे, बी और सी डिवाइडर के नीचे, और डी और ई डिवाइडर के ऊपर लग गए। अब इनकी बाइनरी लिख लो, ये ए की बाइनरी तो आपने यहाँ लिख दिया कि मतलब ए इक्वल टू 0 का मतलब है कि इस पूरे के मैप के अंदर ए की वैल्यू 0 होगी और इस पूरे के मैप का मतलब है ए की वैल्यू 1 होगी। अब बचती है बारी बी सी की, तो यहाँ पे बी सी का कॉम्बिनेशन लिखो, तो बी और सी दो वेरिएबल है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब 0, ग्रे रूल को फॉलो करें, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, सेम वही रूल, 0 0 0 1 1 1 1 0। ऐसे यहाँ भी 0 0 0 1 1 1 1 0, और यहाँ पे भी 0 0 0 1 1 1 1 0। अब आप इनकी बाइनरी यहाँ पे लिख लो, अगर टाइम नहीं है तो डेसिमल डायरेक्ट लिख लो। तो ये देखो ये जीरो का बॉक्स है, मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊँ, मुझे क्योंकि ज़बानी ये रटा हुआ है। ये 0 का बॉक्स है, ये 1 का बॉक्स है, ये 2 का बॉक्स है, ये 3 का बॉक्स है, ये 4 का बॉक्स है, ये 5 वाला है, ये 6, ये 7 का बॉक्स है, ये 8 का बॉक्स है, ये 9 का बॉक्स है, ये 10 वाला बॉक्स है, ये 11 वाला बॉक्स है, ये 12 वाला बॉक्स है, ये 13 वाला बॉक्स है, 13 के बाद 14 यहाँ पे आता है, ये 14 वाला बॉक्स है, और ये हमारा 15 वाला बॉक्स है। चलें जी 15 तक हो गया। अब 16 आ गया, यहाँ से 16 वाला बॉक्स ये है, 17 वाला बॉक्स ये है, उसके बाद 18 वाला बॉक्स सॉरी ये है, 18 ये होता है, और ये 19 का बॉक्स है। उसके बाद 19 18 19 20 20 वाला बॉक्स ये है, 21 22 यहाँ पे आएगा, और ये 23 वाला बॉक्स है, और ये 24 वाला बॉक्स है, ये 25 वाला बॉक्स है, ये 26 वाला बॉक्स है, और ये 27 वाला बॉक्स है, ये 28 वाला बॉक्स है, और ये 29 वाला बॉक्स है, और ये 30 वाला बॉक्स है, और ये बॉक्स कौन सा 31 वाला। तो ये देखो 0 से लेकर 31 तक 32 सेल्स पूरे हो गए। अब आपने जो है ये था के मैप बनाने का तरीका, 5 वेरिएबल के मैप बनाने का यही तरीका है, सेम एज इट इज डिटो कॉपी। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, कहीं भी चले जाओ, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी चले जाओ, 5 वेरिएबल के मैप बनाने का यही तरीका है, ये फिक्स ऐसे ही रहेगा। अब बस आपने यहाँ पे अगर आपको मिन टर्म गिवन है, अगर आपको मिन टर्म गिवन हो, मतलब मिन टर्म गिवन हो, तो जो भी मिन टर्म का एक्सप्रेशन हो उसकी जो भी डेसिमल इक्विवेलेंट हो उस वाले सेल में आके 1 पुट करते हैं, और अगर आपको मैक्स टर्म गिवन हो तो उस फॉर्म में 0 पुट करते हैं, उस फॉर्म में क्या करते हैं, अपने उस मुतलका सेल में 0 लगाते हैं। वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। उसके बाद ग्रुपिंग कैसे करते हैं वो भी आपको पता है। तो चलते हैं और देखते हैं। और ये आपको ग्रुपिंग का एक और तरीका मैं बता दूं, ये एडजेसेंट कैसे कैसे आप बनेंगे। दोस्तों एक और चीज़ याद रखिएगा, ये एडजेसेंट ये देखो, अगर हम रो वाइज देखें तो ये देखो 0 1 3 और 2 आपस में एडजेसेंट है, 4 5 6 7 आपस में एडजेसेंट है, 12 13 15 और 14 आपस में, ये रो वाइज ऐसे एडजेसेंट है आपस में, ठीक है। और अगर कॉलम वाइज देखें तो ये आपस में एडजेसेंट है, ये आपस में एडजेसेंट है, 1 5 13 9 3 7 15 और 11 आपस में एडजेसेंट है कॉलम वाइज, और कॉलम वाइज 2 6 14 एंड 10 आपस में एडजेसेंट है। ऐसे ही इस कॉलम में इस के मैप में भी रो वाइज ये आपस में एडजेसेंट है, कॉलम वाइज ये आपस में एडजेसेंट है। और उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो कॉर्नर्स है ना, ये पहला पूरी रो और ये जो लास्ट वाली पूरी रो, ये आपस में एडजेसेंट है कॉर्नर वाइज, और ये जो लेफ्ट वाला मतलब फर्स्ट पूरा कॉलम है और ये लास्ट वाला पूरा कॉलम है, ये आपस में एडजेसेंट है। ऐसे ही इस के मैप में भी है। उसके बाद एक और बात याद रखिएगा, वो ये कि अगर दोस्तों आप इस के मैप को उठाकर इस के मैप के ऊपर रख दो तो आपको पता क्या होगा भला, 16 0 वाले सेल के ऊपर बिल्कुल आ जाएगा, 17 1 के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये है 1 और 17 का ग्रुप बना सकते हो, 0 और 16 का ग्रुप बना सकते हो, मतलब जो सेल जिस सेल के ऊपर आया ना उसका भी ग्रुप बन जाता है 2 का। ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि ये कैसे प्रूफ किया मैंने, ये देखो अगर आप इस के मैप को उठाकर इस
पहले वाले के मैप के ऊपर रख दो तो क्या होगा भला, बिल्कुल जो है ना 0 के ऊपर 16 आ जाएगा, 1 के ऊपर 17 आ जाएगा, 3 के ऊपर 19 आ जाएगा, 2 वाले सेल के ऊपर 18 वाला सेल आ जाएगा, 4 वाले सेल के ऊपर 20 वाला सेल आ जाएगा। तो इस तरह क्या होगा भला कि 4 और 20 का ग्रुप बन सकता है, 5 और 21 का ग्रुप बन सकता है। तो ये आपने याद रखना है, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर आपने इनकी ग्रुपिंग करनी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ग्रुपिंग करना कैसे करते हैं। ये देखें, मान लें यहाँ पे सर ने हमें वैल्यू पुट करके दे दी है। सर मान लो सर कह रहे हैं जी आपके पास 2 के मैप हैं, इनके अंदर आपने करनी है ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग कैसे करनी है, उसके लिए आपने यूज़ करना है 1 वाले सेल्स को, जहाँ जहाँ 1 है ना उन सेल्स की आपने ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग करके दिखाऊं, चलें जी, देखें ज़रा गौर करिएगा, ज़रा यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा। ये देखो, ये और ये दोनों सेल आपस में एडजेसेंट है, इन दो का ग्रुप बन सकता है। लेकिन अगर आप गौर करो तो मैंने आपको अभी भी बताया था, अगर आप अब आपने ये 5 वेरिएबल के मैप है, इसमें क्या करते हैं, ये वाला के मैप उठाकर इसके ऊपर रखो। तो अगर आप इस वाले के मैप को उठाकर इस वाले के मैप के ऊपर रखो तो अगर आप गौर करो तो ये वाला सेल और ये वाला सेल, ये दोनों के ऊपर ये वाले 2 सेल आ जाएंगे। तो मतलब ये 2 मिलकर और ये 2 मिलकर क्या बन जाएंगे, 4 का ग्रुप बन जाएगा। मतलब 4 का ग्रुप बन जाएगा, मतलब 2 ये सेल और 2 ये सेल मिलकर 4 का ग्रुप बन जाएगा। कैसे, इसको उठाकर इसके ऊपर रखो, 4 का ग्रुप बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अब ग्रुप कौन सा बनेगा वो बता देता हूँ। देखना जरा, बड़ा ईजी है ग्रुप बनाना यार, इतना ईजी है ना, छोड़ ही बातें दो आप। अच्छा, उसके बाद देखो जरा, ये और ये और ये, इन 4 का ग्रुप बन जाएगा, इन 4 का ग्रुप बन जाएगा। अब आप सोचोगे इन 4 के साथ इन 2 को मिलाकर 6 का ग्रुप बन जाएगा। और आपको पता है 6 का ग्रुप नहीं बनता, क्योंकि 6 जो है ये 2 की पावर नहीं बनता, इसलिए 6 का ग्रुप नहीं बनेगा। यहाँ तो ग्रुप 1 सेल का बनता है, या 2 सेल का, या 4 सेल का, या 8 सेल का, या 16 सेल का, या 32 सेल का, या 64 सेल्स का, ऐसे 2 की पावर वाले सेल का ग्रुप बनता है। तो इसको और इसको अब आप जरा गौर से देखो, जो मैं सेम कलर हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इसका मतलब वो एक ग्रुप है। जैसे ये देखो, ये वाले 2 सेल और ये वाले 2 सेल मिलकर एक ग्रुप बन गया, उसके बाद ये 4 सेल मिलकर आपस में एक ग्रुप बन गया। बाकी वहाँ कहाँ का वन बच गया, एक ये 2 वंस हैं, एक ये 3 वंस हैं, एक ये वन है। अब नेक्स्ट ग्रुप में मैं कैसे बनाऊंगा, ये देखो जरा गौर करिएगा। ये देखो जरा, अब मैं इन 2 सेल को मिलाऊंगा, इन 2 कॉर्नर वाले सेल को मिलाऊंगा इन 2 कॉर्नर वाले सेल के साथ, तो मेरे पास 4 का एक ग्रुप और बन जाएगा। क्योंकि आपको मैंने अभी भी बताया था, अगर इस के मैप को उठाकर इसके ऊपर रख दोगे तो ये 2 कॉर्नर वाले सेल के ऊपर ये 2 कॉर्नर वाले सेल आपस में एडजेसेंट बन जाएंगे। तो लिहाजा ये वाले 2 सेल्स, कॉर्नर वाले लास्ट वाले और ये लास्ट वाले 2 सेल्स आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, 4 का एक ग्रुप बन जाएगा। समझ आ गई बात की। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब ग्रुप कौन सा बनेगा। नेक्स्ट मैं एक और डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, मान लो मैंने ब्लैक कलर ले लेता हूँ। तो अब देखो जरा गौर करें, अब दोस्तों यहाँ पे 1 है एक, अब इस 1 को और आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि अगर आप किसी दूसरे सेल जो कि ऑलरेडी किसी दूसरे ग्रुप में ऐड हो चुका है उसको मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बना सकते हैं। लिहाजा अब इस 1 और इस 1 वाले सेल को मिलाकर मैं 2 ग्रुप बना सकता हूँ। लेकिन अगर आप गौर करो दोस्तों, ये देखो ये वाले 2 सेल, ये देखो ये 2 सेल, और अगर आप गौर करो ये देखो ये 2 सेल आपस में मिलकर 4 का ग्रुप बन जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको उठाकर इसके ऊपर रख दो तो ये 4 का ये भी ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुपिंग बड़ी केयरफुली करते हैं। तो ये देखिए, आप बड़े से लोग जो है यहाँ पे गलत ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पे देखिए मैंने सही ग्रुप बना रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट देखें जरा, नेक्स्ट गौर करो यहाँ पे अब कौन कौन सा 1 बच गया, एक ये 1 बच गया और एक ये 1 बच गया। अब देखो इस 1 का इस 1 के साथ भी ग्रुप बन सकता है, 2 का। और अगर आप इसको अपने ऊपर वाले इसके ऊपर, ये देखो ये कॉर्नर वाला, ये वाला सेल और ये ऊपर वाला सेल, इन दोनों को मिलाओ तो ये भी ग्रुप बन सकता है 2 का। तो मेरी मर्जी है, मैं चाहे इसका बना लूँ या आप चाहे इस 1 को इसके साथ जोड़कर 2 का ग्रुप बना लो, चाहे इसको इसके साथ जोड़कर दो का ग्रुप बना लो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है। तो और एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, के मैप के अंदर जो आंसर होता है ना वो वेरी करता है। मतलब मेरा और आपका आंसर कभी सेम नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने माइंड से ग्रुपिंग की है, आपने अपने माइंड से ग्रुपिंग की है। लेकिन हाँ, ग्रुपिंग का रूल सेम होगा हमारा दोनों का, ग्रुपिंग का रूल हमारा दोनों का सेम होगा। लेकिन हाँ, आंसर हमारा वेरी कर सकता है। इसलिए आपने ये परेशान नहीं होना कि मतलब मेरा आंसर और आपका आंसर मैच नहीं कर रहा। तो के मैप में हमेशा आंसर दो डिफरेंट लोगों का हमेशा वेरी करता है। ठीक है। लेकिन रूल दोनों का सेम होता है ग्रुप बनाने का। जैसे देखो, मैं इसका और इसका 2 का ग्रुप बनाऊंगा और आप जो है इसका और इसका बना सकते हो। लेकिन एक का अगर मैं बनाऊंगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं इसका और सॉरी मैं एक डिफरेंट कलर लेना था यार। चलो यहाँ पे दोबारा से कलर ले लेता हूँ कोई और। लेट्स से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। ठीक है। और अब देखो जरा, मैं इसका और इसका इन 2 सेल्स का ग्रुप बना लिया मेरा। चलें जी, हो गया। अब 1 कहाँ रह गया, बाकी न्यू जो अभी किसी का ग्रुप नहीं है वो ये वाला 1 है। अब देखो ये जो 1 है, अब उसके लिए मैं डिफरेंट एक और कलर ले लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे ये ग्रीन कलर ले लेता हूँ। ओके जी। अब जरा गौर करो दोस्तों, आप ये वाला कॉर्नर वाला सेल और ये लास्ट वाला कॉर्नर, ये देखो आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट है। लिहाजा हम क्या करेंगे, इस वाले सेल को जो है, अगर मैं इसको अकेले का ग्रुप बनाऊँ तो ये एक सेल का ग्रुप बनेगा। तो लेकिन मैंने बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना, तो मैंने क्या किया, इसको इस वाले सेल के साथ
मिलाकर 2 का एक ग्रुप बना लिया, लेकिन सर ने यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे सर से ना लिखते हुए गलती हो गई छोटी सी। ये देखो सर कह रहे हैं द सेल 2 इन मैप A equal to 0, cell 2 does not form a group with any adjacent cell, so the group is single cell। लेकिन यहाँ पे सर से छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो ये कि सर ने यहाँ पे शायद गौर नहीं किया कि इस वाले सेल का इस वाले सेल के साथ ग्रुप बन सकता है, इन दो का अगर हम इसको इसके साथ मिला दें तो ये 2 का ग्रुप बन सकता है। तो ये कोई बात नहीं, लिखते हुए गलती हो सकती है, इंसान है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब टीचर है तो उससे गलती नहीं हो सकता, मतलब इंस्ट्रक्टर है। हालांकि यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मेरी ही मिस्टेक हो सकती है, लेकिन टीचर की मिस्टेक मोस्टली बहुत कम होगी। लेकिन अगर यहाँ पे सर ने गलती से लिख भी दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सर से मैं भी सर ने गलती से देखना होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ये नहीं कि मतलब आप अगले बंदे को मतलब कहो कि यार तुमने गलत किया, तुमने ये कर दिया, फलां कर दिया, मतलब ऐसे नहीं करते मेरे भाई, तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। अगर अगले बंदे से गलती होगी तो आप वैसे उसे बता दो यार, हाईलाइट कर दो यार ये आपने यहाँ भी गलती मिस्टेक हो गई आपसे, तो वो बंदा करेक्ट कर लेगा। ये क्या बात हुई, आप मतलब यूट्यूब के ऊपर उसके पीछे पड़ जाते हो, कमेंट के ऊपर गलत से गलत कमेंट, गालियाँ दे रहे हो, ये कर रहे हो, फलां कर रहे हो, ये गलती होगी, फलां गलती होगी, तो ऐसे नहीं करते, ये गलत बिहेवियर है, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता आपको। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी किसी की वीडियो के नीचे गलत कमेंट नहीं किया है, यकीन करें, आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने अपनी अभी तक जब से लेकर मतलब जब से मैंने यूट्यूब यूज़ करना स्टार्ट किया तब से लेकर आज तक मैंने किसी बंदे की वीडियो, अगर मुझे वीडियो किसी की अच्छी नहीं लगी मैं वीडियो लीव कर देता हूँ, ठीक है। मतलब गलत कमेंट नहीं करता मैं किसी की वीडियो के नीचे। तो इसलिए हाँ, बंदे हैं, इंसान, गलती हो जाती है, गलती हो गई है तो ठीक है, आप वैसे उसे कह दो यार ये मिस्टेक हो गई है। तो चलें, ये ग्रुपिंग मैंने कर ली है जी, ये फाइनल ग्रुपिंग है। अब इन ग्रुप ये जो मैंने ग्रुपिंग किया इनके आगे आप जो है ना वो जहाँ इन ग्रुपिंग के अंदर आपने देखना कॉमन वेरिएबल, जो कॉमन वेरिएबल होंगे उनकी आप एक्सप्रेशन लिख के पूरा इसको फाइनलाइज कर लोगे। चलें, ये हो गया काम कंप्लीट। नेक्स्ट आता है फंक्शंस हैविंग मल्टीपल आउटपुट्स। ये अब टॉपिक इंशाल्लाह नमाज के बाद करेंगे, नमाज का टाइम हो गया, नमाज के बाद इंशाल्लाह करेंगे, तो आप वेट करें। सो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस हैविंग मल्टीपल आउटपुट्स। अभी तक हमने जितने भी सर्किट्स पढ़े हैं उन तमाम के तमाम सर्किट्स के अंदर आपको पता है मल्टीपल इनपुट्स होती थी, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक की होती थी। लेकिन अब हम जिन फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं, जिन सर्किट्स की बात करने जा रहे हैं, उन सर्किट्स के अंदर एक से ज़्यादा आउटपुट्स भी होंगी, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल में सबसे पहली एग्जांपल है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब ये दोस्तों 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या है, इसके अंदर ना आपके पास 7 सेगमेंट होते हैं और इन 7 सेगमेंट के थ्रू आप अपनी 10 आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करते हो। कितनी? 10 डिफरेंट आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करते हो। अब इसकी इन 7 सेगमेंट को हमने कुछ इस शेप में जो है वो कंबाइन किया होता है, जोड़ा होता है, ठीक है। और इन सेगमेंट का डिफरेंट नाम होता है और इनको स्मॉल ABC से हम शो करते हैं, जैसे देखें ABCDEF और G, इस तरह से इनको जो है वो क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। तो ये टोटल कितने सेगमेंट हैं? ये टोटल 7 सेगमेंट हैं, इसलिए इसको हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहते हैं। अब ये यूज़ कहाँ पे होता है? ये यूज़ होता है आपकी डिजिटल वॉच के अंदर। आपने देखा होगा आपकी डिजिटल वॉच के अंदर ना इस तरह का 8 बना होता है, ठीक है। और जोन सी आपने वैल्यू डिस्प्ले करनी होती है ना डिजिटल वॉच के अंदर, वो वाले सेगमेंट आप जो है वो ऑन कर देते हो, और जोन सी मतलब जिसको आप ऑफ रखते हो ना वो आपका डिस्प्ले शो नहीं होता। जैसे और इसके आपने जो मोस्ट पॉपुलर अभी मतलब देखे होंगे आपने इसके, वो आपने देखे इसी एग्जाम्पल कहाँ पे बोला, मॉस्क्यू के अंदर। आपने देखा होगा मस्जिद के अंदर अभी एक एडवांस वॉच लगी होती है, डिजिटल वॉच, जिसके अंदर वो जो है ना नमाज़ों के टाइम लिखे होते हैं कि फजर की नमाज़ इतने बजे होगी, ज़ोहर की नमाज़ इतने बजे होगी। तो बेसिकली वो उस डिजिटल वॉच के अंदर जितने भी वो डिस्प्लेज है ना वो सारे सेगमेंट 7 सेगमेंट जो है वो डिस्प्ले लगे होते हैं इस तरह की शेप के साथ, ठीक है। अब अगर मान लो आपने 0 डिस्प्ले करना तो आप क्या करोगे? आप सेगमेंट नंबर सेगमेंट नंबर A, सेगमेंट B, सेगमेंट C, सेगमेंट D, सेगमेंट E और सेगमेंट F, इनकी वैल्यू को 1 कर दोगे। जैसे ये ऑन हो जाएंगे सारे, और G की वैल्यू को आप ऑफ रखोगे तो क्या होगा? देखो 0 शो हो गया आपको स्क्रीन के ऊपर। ऐसे ही अगर मान लो आपने जो है वो डिस्प्ले करना हो, मान लो जैसे 2 या 3, कुछ भी आपने मान लो चलो 3 डिस्प्ले करना, तो आप क्या करोगे? आप सेगमेंट नंबर A को ऑन करोगे पहले, फिर सेगमेंट नंबर B को, फिर सेगमेंट G को, फिर सेगमेंट C को और फिर सेगमेंट D को। तो आप देख सकते हैं आपका 3 जो है वो डिस्प्ले हो गया। और जब 3 डिस्प्ले होता है उसमें सेगमेंट F और सेगमेंट जो E हैं वो मतलब ऑफ रहते हैं। तो इस तरह ये जो आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले है ये वर्क करता है। अब इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर दोस्तों आप कितनी आउटपुट डिस्प्ले करते हो? 0 से लेकर 9 तक आप डिस्प्ले कर सकते हो। मतलब इसी 7 सेगमेंट के साथ आप 0 भी डिस्प्ले कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आप डिस्प्ले कर सकते हो। सो अगर मैं इसका आपको सर्किट दिखाऊं तो मतलब कुछ इस तरह का होता है लॉजिक इसका सर्किट, जिसमें 4
जो हैं वो आपकी इनपुट्स होती हैं, मतलब 4 बिट्स होती हैं एज ए इनपुट, जो कि आप जिनको रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल ए, बी, सी और डी के साथ। तो जो कैपिटल ए बी सी डी है ये आपकी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, और ये जो स्मॉल ए बी सी हैं ये आपके सेगमेंट हैं। ये क्या है? आपके सेगमेंट हैं। और इन सेगमेंट के थ्रू आपकी जो आउटपुट डिस्प्ले होती हैं वो 10 डिस्प्ले होती हैं 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो ये आपने इस सर्किट में याद रखना। 4 इसकी इनपुट, 7 इसके अंदर सेगमेंट्स और 10 इसकी आउटपुट्स होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने यहाँ पे ये तो हमें समझ आ गई कि ठीक है, इन 7 सेगमेंट के अंदर जोन जोन हम सेगमेंट डिस्प्ले करते जाएंगे, ऑन करते जाएंगे, वो डिस्प्ले करेगा, और 0 से लेकर 9 तक मतलब 10 आउटपुट जो है वो हमें डिस्प्ले करेगा। अब सवाल ये पता होता है कि इन 10 आउटपुट के लिए या इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए हमने 4 इनपुट ही क्यों ली हैं, 4 से कम या 4 से ज़्यादा क्यों नहीं ली? दोस्तों उसकी वजह ये है, देखें, अगर आप 3 इनपुट लेते हो, मान लो ए बी सी 3 इनपुट लेते हो, तो 2 की पावर 3 यानी जवाब आया 8। यानी अगर आप 3 इनपुट लोगे ए बी सी, तो उससे क्या होगा, उससे मैक्सिमम आपकी 8 आउटपुट सिर्फ डिस्प्ले होंगी, मतलब 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक सिर्फ 8 आउटपुट डिस्प्ले होंगी। तो इसका मतलब है हम ये समझ गए कि अगर हम 3 इनपुट यूज़ करेंगे तो फिर हमारी 10 आउटपुट डिस्प्ले नहीं होंगी, सिर्फ 0 से 7 तक मतलब 8 आउटपुट डिस्प्ले होंगी। तो हमने तो 10 आउटपुट डिस्प्ले करनी है 0 से 9 तक, तो इसलिए हमने 3 इनपुट यूज़ नहीं की। ऐसे अगर हम 5 इनपुट यूज़ करें, मान लो अगर आप 5 जो है वेरिएबल यूज़ करो, 5 इनपुट यूज़ करो, 2 की पावर 5 अगर लें तो जवाब कितना आता है? जवाब आता है आपका, अल्लाह भला करे, 2 की पावर 5, 2 2 4 4 8 8 16 16 32, मतलब 32 जवाब आता है। इसका मतलब आप टोटल आउटपुट कितने डिस्प्ले कर सकते हो? 32, 0 से लेकर 31 तक। लेकिन हमने कितनी डिस्प्ले करनी है? 10। तो मतलब हमें तो भाई चाहिए सिर्फ 10 आउटपुट, हमने 32 आउटपुट का क्या करना है? तो इसका मतलब है अगर आप 5 इनपुट लोगे यूज़ करते हो तो उस फॉर्म के अंदर आपकी जो 0 से लेकर 9 तक आउटपुट है वो तो ठीक है यूज़ होगी, बाकी जो रिमेनिंग इतनी ज़्यादा बच गई हैं 32 तक, 31 तक सॉरी, वो सारी क्या हो जाएंगी? वेस्ट जाएंगी। तो हम इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि हम अपना मतलब ज़्यादा आउटपुट जो है वेस्ट कर दें। तो हमने फिर क्या किया, हमने सिर्फ उतनी ही इनपुट ली हैं जिन इनपुट के साथ हमारी ये जो 10 आउटपुट हैं ये डिस्प्ले हो सकें। यही वजह कि हमने यहाँ पे 4 इनपुट ए बी सी और डी का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, ये देखें विद लॉजिक मैंने आपको सारा प्रूफ कर दिया। चलें, इस समझ में आ दिया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इस टेबल के अंदर बेसिकली वो बता रहा है कि अगर आपने 0 डिस्प्ले करना हो इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले के साथ, तो आप जो है किस सेगमेंट को ऑन करते हो? ए सेगमेंट को ऑन करते हो, बी को ऑन करते हो, सी को ऑन करते हो, डी को ऑन करते हो, ई को ऑन करते हो और एफ को ऑन करते हो। इन सारे सेगमेंट को आप ऑन करते हो तो फिर आपका 0 डिस्प्ले होता है। ऐसे कहता है अगर आपने 1 डिस्प्ले करना हो तो आप सेगमेंट नंबर 1 बी और सेगमेंट नंबर सी को ऑन कर देते हो तो आपका 1 डिस्प्ले होता है। मतलब कुछ इस तरह देखो, सेगमेंट नंबर बी और सेगमेंट नंबर सी को अगर मैं ऑन कर दूँ तो देखो आपका 1 डिस्प्ले हो गया। ऐसे कहता है अगर आपने सेगमेंट 2 डिस्प्ले करना हो, आउटपुट 2, तो आप उसके लिए सेगमेंट ए बी डी ई और जी, इनको आप अगर ऑन कर दो तो आपका 2 डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह आप 0 से 9 तक जो है 10 आउटपुट जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इन तमाम सेगमेंट्स का आगे उसने ट्रुथ टेबल भी दिखाया, चलें वो ट्रुथ टेबल देख लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें, पहले सारे सेगमेंट नंबर ए की बात कर रहे हैं कि अगर सेगमेंट नंबर ए जो है वो कब कब ऑन हो तो कौन कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होती है। तो ये बेसिकली आपकी इनपुट है, ए बी सी और डी, ये 4 इनपुट हैं। ये ए बी सी और डी ये भी 4 इनपुट्स हैं आपकी, और ये आपकी आउटपुट सेगमेंट ए की है, ये भी आउटपुट सेगमेंट ए की। अभी सिर्फ सेगमेंट ए की हम बात कर रहे हैं, बाकी सेगमेंट की बात नहीं कर रहे। हम बस ये देखना चाहते हैं कि कब कब सेगमेंट 1 जो है वो ऑन होगा। हमने बस ये सेगमेंट ए जो है वो कब कब किस वैल्यू के ऊपर ऑन होगा। और यहाँ पे आप देखें ज़रा, 0 से लेकर यहाँ पे आप 16 हमने कम्बिनेशन क्यों लगाए, क्योंकि आपको पता है ना 4 इनपुट्स होते हैं उसके 16 कम्बिनेशन बनते हैं। यही वजह, ये देखो ये 0 की बाइनरी है, ये 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 ये 15 तक बाइनरी लिखी हुई है। तो देखो 0 से लेकर जो हमारे पास था ये 9 तक हमने आउटपुट डिस्प्ले कर दी। बाकी जो रिमेनिंग बचते हैं हमारे पास, जो बाकी कम्बिनेशन बचते हैं उसके अंदर चूँकि हम कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं कर रहे, तो वो हमारे क्या है जी, एक्स्ट्रा है, जिसके अंदर हमने डोंट केयर, आपको पता ना जो हमारे पास ऐसी इनपुट्स जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते अपनी आउटपुट के अंदर, उनको हम बेसिकली क्या करते हैं, उनको हम एक्स्ट्रा मानकर उसके अंदर डोंट केयर कंडीशन लगा देते हैं। मतलब एक्स का मतलब ये है कि ये हमारे एक्स्ट्रा इनपुट्स हैं, इनको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। ठीक है, समझ आती आगे ये बात। अब यहाँ पे दोस्तों आप ये तो आपको पता कि ये बेसिकली 1 की बाइनरी 0 की बाइनरी है, ये 1 की, ये 2 की, और इसने ये सेगमेंट ए के अंदर ये 1 कैसे लिखा है और ये 0 कैसे लिखा है। देखो ज़रा, ये कौन सी रो है, ये बेसिकली बाइनरी है 0 की। तो मुझे बताएं 0 डिस्प्ले अगर आपने करना हो तो उसके लिए क्या ए सेगमेंट ऑन होगा? यस, यहाँ पे देखें ज़रा, तो यहाँ पे ज़रा गौर करें,
अगर आपने जीरो डिस्प्ले करना हो तो ए सेगमेंट ऑन होगा, तो मतलब यहाँ पे वन आ जाएगा, जीरो वाली जगह पे, जीरो वाली रो में वन आ जाएगा। उसके बाद बी वन वन वाली रो के अंदर मतलब वन अगर आपने डिस्प्ले करना हो तो क्या ए ऑन होगा, नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो आ जाएगा। इस तरह टू आपने अगर ऑन करना हो तो क्या ए डिस्प्ले होगा, यस, तो वन आ जाएगा। थ्री के अंदर ए डिस्प्ले हो रहा है, यस, वन आ जाएगा। फोर के अंदर नहीं, जीरो आ जाएगा फोर वाली जगह पे। फाइव वाले के अंदर हो रहा है, यस हो रहा है, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। उसके बाद सिक्स के अंदर हो रहा है, यस, तो वन आ जाएगा। उसके बाद सेवन के अंदर भी हो रहा है तो वन आ जाएगा। एट के अंदर भी हो रहा है तो वन आ जाएगा, और नाइन के अंदर भी हो रहा है तो वन आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि सब जगह पे वन वन आएगा, सिर्फ सवाए आपकी जो बाइनरी वन वाली जो बाइनरी है उसके अंदर, और जो फोर वाली बाइनरी है उसके अंदर आपका जीरो जीरो आ जाएगा। तो ये आपको प्रूव कर देता हूँ, ये देखें वही सर बेसिकली बता रहे हैं, वही चीज़। ये देखो जरा, सर कह रहे हैं ये देखो ये वन की बाइनरी है, जीरो 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 वन, तो यहाँ पे देखो वन जीरो लगा हुआ है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर आपने वन डिस्प्ले करना है, ये जीरो 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 वन का मतलब ये है कि अगर ये चार, ए की इनपुट जीरो, बी की इनपुट जीरो, सी की इनपुट जीरो और डी की इनपुट अगर वन होगी तो बेसिकली आपका वन डिस्प्ले होगा। वन डिस्प्ले जब होगा तब आपका सेगमेंट नंबर ए ऑन नहीं होगा। ऐसे ही सेगमेंट नंबर जब आपने फोर डिस्प्ले करना है तब भी आपका सेगमेंट नंबर वन ए जो है वो ऑन नहीं होगा, बाकी सब सिचुएशन में सेगमेंट ए जो है वो ऑन होगा। ऐसे ही उसने फिर बी का भी बताया कि कब कब कौन कौन सी आउटपुट डिस्प्ले हो तो सेगमेंट बी जो है वो ऑन होगा। तो देखो कहता है जीरो का डिस्प्ले करना तो तब भी सेगमेंट बी ऑन होगा, वन के लिए भी ऑन होगा सेगमेंट बी, टू के लिए भी, थ्री के लिए भी, फोर के लिए भी, फाइव के लिए सेगमेंट ऑन नहीं होगा बी वाला, सिक्स के लिए भी बी वाला सेगमेंट ऑन नहीं होगा, जबकि सेवन के लिए भी ऑन होगा, एट के लिए भी और नाइन के लिए भी ऑन होगा। ऐसे उसने बाकी भी सब रिमेनिंग सेगमेंट सी के लिए भी बताया हुआ है कि कब कब किस किस आउटपुट के ऊपर सेगमेंट सी जो है वो ऑन होगा। उसके बाद ऐसे ही उसने सेगमेंट डी के लिए बताया हुआ है, ठीक है, फिर सेगमेंट ई के लिए बताया हुआ है, 7 सेगमेंट है टोटल आपके। उसके बाद सेगमेंट एफ के लिए बताया हुआ है और लास्ट में सेगमेंट जी के लिए बताया हुआ है। ये देखो ये सेगमेंट जी के लिए बताया हुआ है। तो ये आ गया आपके ट्रूथ टेबल। अब इन ट्रूथ टेबल के थ्रू आपने के मैप बनाना है, तो आपको पता है के मैप बनाना आपको आता है, याद ना आपको, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर 10 के अंदर बताया था कि आपको इस तरह ट्रूथ टेबल दिया जाए और इस ट्रूथ टेबल को देखते हुए हम जो है के मैप कैसे बनाते हो। पहले आप के मैप बना लो चार वेरिएबल का, क्योंकि आपको बस यहाँ पे चार इनपुट है ना, ए बी सी डी, तो चार वेरिएबल का के मैप बना लो। तो ये के मैप आपको बनाना आता है चार वेरिएबल का। उसके बाद किन किन सेल के अंदर वन पुट करना है तो वो आपको पता है कि बेसिकली किसके लिए उसने बनाया है, सेगमेंट ए के लिए। तो आपको पता है सेगमेंट ए के अंदर वन कब कब लगेगा, जब आपकी इनपुट जो है वो मतलब जीरो तो अब सिर्फ लगेगा ए के अंदर, जब आपकी इनपुट जो है वो क्या होगी, या तो वन होगी या फिर फोर होगी। तो ये देखो जहाँ पे इनपुट वन थी, मतलब सेल नंबर वन था जहाँ पे, वो उसने जीरो कर दिया, उसका मतलब ये कि यहाँ पे सेगमेंट ए जो है वो जीरो है। उसके बाद ये भी जीरो कर दिया, बाकी देखो हर जगह पे उसने वन वन पुट कर दिया। और जो एक्स्ट्रा थे, मतलब 10 11 12 13 14 वाले ये जो एक्स्ट्रा सेल्स थे, मतलब जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं उनके अंदर उसने एक्स एक्स पुट कर दिया, ठीक है। तो इतना करने के बाद इतना ईजी है ना ये। तो आपने ये बेसिकली के मैप के अंदर वन वन कहाँ से लिया है, ये वन वन आपने यहाँ से लिया। ये आपका सेगमेंट नंबर ए का जो टेबल था, ट्रूथ टेबल था जो, ये सेगमेंट ए का जो ट्रूथ टेबल है ना, इस ट्रूथ टेबल को देखते हुए जहाँ जहाँ वन है ना, इस वन को आपने देखते हुए वहाँ पे उस सेल में जाके मैप के उस सेल में जाके क्या पुट कर दिया, वन पुट कर दिया। उसके बाद उस वन के आपने ग्रुपिंग की है, ग्रुपिंग करने के बाद ये आपके पास ए की एक्सप्रेशन आई है। तो मतलब कहने का ये है कि आपके सेगमेंट ए के ऊपर जो सर्किट बनेगा ना, वो कुछ ये वाला होगा, ठीक है। ऐसे ही फिर उसने बी जो सेगमेंट है उसका उसने के मैप बनाया, उसकी ग्रुपिंग किया, उसके बाद उसकी ये एक्सप्रेशन लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका सेगमेंट जो बी है उसके ऊपर जो सर्किट बनेगा ना, उसको बनाने के लिए, मतलब उसको ऑन ऑफ करने के लिए उसके ऊपर ये वाला सर्किट होगा, ठीक है। ऐसे सी के लिए, डी के लिए और ई एफ और जी के लिए उसने बनाया हुआ है। और ये ग्रुपिंग करना आपको आती है, बाकी आपको सारा पता लग ही गया कि ये कैसे उसने ग्रुपिंग करने के बाद ये एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, वो आपको पता है। जो ग्रुपिंग करते हैं उस ग्रुपिंग के अंदर हर ग्रुप के अंदर जो कॉमन वेरिएबल होते हैं उनको अलग करके अपनी आंसर लिख देते हैं। तो वही बेसिकली आपका सेगमेंट ई का आंसर है, सेगमेंट एफ का और सेगमेंट जी का आंसर है। तो ये सेगमेंट्स के आंसर का मतलब ये है कि इस एफ सेगमेंट के ऊपर ये वाला सर्किट जो है वो ड्रा होगा, तो फिर ही ये जो एफ वाला सेगमेंट है सही से वर्क करेगा। ठीक हो गया जी। तो इतनी डिटेल से आपको बता दिया, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यहाँ पे लेक्चर हमारा एंड होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।